डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे परिवार के बारे में। तो शुरू करते हैं। परिवार समाज की आधारभूत इकाई है जो मानव के विकास के सभी स्तरों पर पाई जाती रही है, चाहे इसके रूप एवं प्रकार भिन्न भिन्न क्यों न रहे हो। यानी कि इसके रूप और प्रकार भले ही अलग अलग रहे हो, लेकिन ये सभी स्तरों पर पाई जाती रही है। एक सामाजिक संस्था एवं समूह के रूप में परिवार अनेक कार्य करता है। शारीरिक आवश्यकताओं से इसका जन्म होता है। स्त्री पुरुष का यौन आकर्षण जब विवाह के रूप में समाज द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो वह स्वतः ही परिवार में परिवर्तित हो जाता है। विवाह से एक नया परिवार अस्तित्व में आता है। परिवार आदिम समय से ही मानव अमृतत्व की खोज करता रहा है। इसके लिए उसने अनेक जड़ी बूटियों और रसायनों का भी सहारा लिया, किंतु परिवार के रूप में ही मानव को अमृतत्व प्राप्त हुआ। परिवार की परिभाषा। WHR रिवर्स के अनुसार परिवार शब्द से हमारा अभिप्राय एक छोटे से सामाजिक समूह से होता है जिसमें माता पिता तथा बच्चे सम्मिलित हो। दूसरी परिभाषा है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। तो उपयुक्त परिभाषाओं से निष्कर्ष निकलता है कि परिवार का निर्माण करने के लिए दो विषम लिंगियों का होना आवश्यक है जिन्हें यौन संबंध स्थापित करने की समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो। गृहस्थी और परिवार में जो अंतर है उसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। परिवार में स्त्री पुरुष एवं उसके बच्चों का होना आवश्यक है, जबकि गृहस्थी में केवल पति पत्नी या पति और बच्चे या अन्य रिश्तेदार भी हो सकते हैं। एक गृहस्थ श्रम विभाजन द्वारा अपने सदस्यों की भौतिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताएं पूरी करता है। गृहस्थ और परिवार दोनों को आज अलग अलग माना जाता है, पहले एक ही माना जाता था। अब आते हैं परिवार की विशेषताएं। तो सबसे पहले इसमें सामान्य विशेषताओं के बारे में जानेंगे। मैकाइवर और पेज ने परिवार की कुछ सामान्य विशेषताओं का उल्लेख किया है जो सभी समाजों में तथा सभी स्थानों में पाए जाने वाले परिवारों में देखने को मिलती है। यानी कोई सा भी समाज हो और वो कहीं का भी हो, उसमें परिवार देखने को मिलता है। तो पहली जो विशेषता वो है विवाह संबंध। विवाह के कारण ही परिवार अस्तित्व में आता है। विवाह द्वारा ही स्त्री व पुरुष को यौन संबंध स्थापित करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है, जिसके परिणाम स्वरूप संतानें जन्म लेती हैं। माता पिता एवं संतान मिलकर ही एक परिवार का निर्माण करते हैं। विवाह संबंध आजीवन बना रहता है, लेकिन दोनों में से किसी पक्ष के मर जाने या तलाक देने पर यह समाप्त हो जाता है। दूसरी जो सामान्य विशेषता है वो है विवाह का एक स्वरूप। दो विषम लिंगियों को यौन संबंधों की स्थापना करने व उन्हें स्थायी बनाए रखने की समाज द्वारा स्वीकृत संस्थात्मक व्यवस्था ही विवाह कहलाती है। इस विवाह के कई रूप समाजों में प्रचलित हो सकते हैं, जैसे कि पिछले अध्याय में आपने जाना एक विवाह, बहु विवाह, समूह विवाह वगैरह। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि लड़कों का एक समूह लड़कियों के एक समूह से विवाह करता है, इसे हम समूह विवाह के नाम से पुकारते हैं। इस तरह
अब तीसरी जो विशेषता है वो है वंश नाम की एक व्यवस्था। सभी परिवारों के बच्चों का वंश के आधार पर नामकरण करने का कोई न कोई आधार होता है। उसी के नाम से परिवार के बच्चे पहचाने जाते हैं। इसे हम उपनाम या वंशनाम कहते हैं। पितृवंशीय परिवारों में यह नामकरण पिता के वंश के आधार पर होता है, जबकि मातृवंशीय परिवारों में माता के वंश के आधार पर होता है। भारत में हिंदुओं एवं भील, कंजर, मीणा, संताल, हो तथा अनेक जनजातियों में नामकरण पितृवंशीय आधार पर होता है, जबकि गारो, खासी, नायर आदि में परिवारों में बच्चे का वंशनाम माता से ग्रहण किया जाता है। अगली जो सामान्य विशेषता है वो है आर्थिक व्यवस्था। परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करने तथा उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था सभी परिवारों में देखने को मिलती है। अर्थव्यवस्था के माध्यम से सदस्यों का भरण पोषण होता है। अब जो इसकी लास्ट सामान्य विशेषता है वो है सामान्य निवास, ए कॉमन हैबिटेशन। परिवार के सभी सदस्यों के निवास की कोई न कोई व्यवस्था अवश्य होती है। विवाह के बाद जब पति पत्नी पति के पिता के यहाँ रहते हैं तो उसे हम पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। कुछ जनजातियों को छोड़कर अधिकांश में यही व्यवस्था देखने को मिलती है। कौन सी वाली? पितृस्थानीय। और विवाह के बाद पति जब पत्नी के घर जाकर रहता है तो उसे हम मातृस्थानीय परिवार कहते हैं। ये जो मातृस्थानीय व्यवस्था है ना, ये गारो, खासी, नायर आदि जनजातियों में पाई जाती है। अब एक और अलग है, वो है जब विवाह के बाद नवविवाहित दंपत्ति न तो मातृपक्ष के साथ और न ही पितृपक्ष के साथ रहता है, बल्कि अलग निवास बनाकर रहता है, तो उसे नवस्थानीय परिवार कहते हैं। अब जो इसका अगला सब बिंदु है वो है परिवार की विशिष्ट विशेषताएं। मैकाइवर एम्पेज ने कुछ ऐसी विशेषताओं का भी उल्लेख किया है जो अन्य समितियों में देखने को नहीं मिलती। तो उनमें सबसे पहली है सार्वभौमिकता। परिवार की उपस्थिति सार्वभौमिक है, यानी कि पूरे संसार में है। कोई भी समाज, चाहे वह आधुनिक हो या प्राचीन, नगरीय हो या ग्रामीण, सभी में परिवार देखने को मिलेगा। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है और भविष्य में भी रहेगा। सामाजिक विकास के सभी स्तरों पर परिवार देखने को मिलते हैं। कई पशुओं तक में परिवार पाए जाते हैं, तो फिर मनुष्य जैसे विकसित प्राणी में परिवार का अभाव कैसे हो सकता है? दूसरी जो विशिष्ट विशेषता है वो है भावात्मक आधार, इमोशनल बेसिस। परिवार के सदस्य भावात्मक बंधनों से बंधे होते हैं। माता पिता एवं बच्चों के बीच त्याग एवं वात्सल्य की भावना पाई जाती है। पति पत्नी के बीच घनिष्ठ प्रेम होता है। परिवार में प्रेम, सहयोग, दया, सहिष्णुता, त्याग, बलिदान आदि की भावनाएं विद्यमान होती है, जो पारिवारिक संगठन को सुदृढ़ बनाती हैं। अब जो इसकी तीसरी है वो है रचनात्मक प्रभाव। मनुष्य जन्म लेने के बाद सबसे पहले परिवार के संपर्क में आता है। परिवार के सदस्यों का शिशु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। परिवार व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके व्यवहार, मनोवृत्ति, आदतों आदि पर परिवार की ही गहरी छाप होती है। इसलिए ही चार्ल्स हॉर्टन कूले महोदय ने परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका कहा है।
नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर। समय और महत्व की दृष्टि से परिवार का स्थान अन्य समितियों की तुलना में उच्च है। कुछ विद्वान इसे शिशु की प्रथम पाठशाला कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम बच्चे का शिक्षण परिवार में ही होता है। अन्य शिक्षण संस्थाओं के संपर्क में तो वह बाद में आता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है सीमित आकार, लिमिटेड साइज। अन्य वृद्ध समूहों की तरह परिवार की सदस्य संख्या 100, 200, 300 या अधिक नहीं हो सकती। इसका कारण प्राणीशास्त्रीय है। पुरानी पीढ़ी वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होती जाती है और नई पीढ़ी के आने पर भी सदस्यों की संख्या एक निश्चित सीमा तक ही बनी रहती है। सदस्यों के विभाजन के कारण ही परिवार का आकार छोटा बना रहता है। कभी कभी परिवार में जन्म लेने के अतिरिक्त गोद लेने से भी इसकी सदस्यता प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट जो है वो है सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, न्यूक्लियर पोजीशन इन द सोशल स्ट्रक्चर। परिवार की सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति है और समाज का निर्माण भी परिवार रूपी इकाइयों के मिलने से ही होता है। अरस्तु ने समुदाय को परिवारों का योग माना है। आदिम समाजों में तो कई ऐसे संगठन हैं जैसे गोत्र, भ्रातृदल, वंश आदि, जिनकी सदस्यता परिवार के आधार पर ही प्राप्त की जाती है। अब जो इसमें नेक्स्ट है वो है सदस्यों का उत्तरदायित्व। प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों से कुछ उत्तरदायित्व निभाने की अपेक्षा रखता है। संकट के समय व्यक्ति अपने समाज व देश के लिए त्याग व बलिदान करता है, परंतु परिवार के लिए तो वह सदैव ही कुछ न कुछ करता ही रहता है। परिवार के लिए वह बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार रहता है। सदस्य सदा एक दूसरे के हित व सुख सुविधा की बात सोचते हैं। माता पिता स्वयं कष्ट उठाकर भी बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं। सदस्यों की इस भावना के कारण ही परिवार का संगठन स्थायी बना रहता है। नेक्स्ट जो है वो है सामाजिक नियंत्रण, सोशल रेगुलेशन। परिवार पर सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। अनेक ऐसे नियम, प्रथाएं एवं रूढ़ियाँ हैं जो परिवार को बनाए रखने एवं उस पर नियंत्रण रखने में योगदान देती है। कोई व्यक्ति मनमाने ढंग से न तो विवाह कर सकता है और न ही परिवार का निर्माण कर सकता है, बल्कि उसे इस कार्य हेतु सामाजिक नियमों व कानूनों का पालन करना होता है। भारत में विवाह एवं परिवार से संबंधित अनेक कानून बन चुके हैं। 1954 का विशेष विवाह अधिनियम तथा 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम, ये दोनों विवाह एवं परिवार का नियमन करते हैं। अब जो इसका लास्ट है वो है परिवार की स्थायी और अस्थायी प्रकृति, परमानेंट एंड टेम्पररी नेचर ऑफ द फैमिली। एक समिति के रूप में परिवार स्थायी भी है और अस्थायी भी। सदस्यों की मृत्यु, पृथक्करण, तलाक आदि से एक परिवार की सदस्यता त्यागी जा सकती है, लेकिन एक संस्था के रूप में परिवार अमर है। संस्था के रूप में परिवार के नियम और कार्य प्रणालियाँ आते हैं जो परिवार को स्थायित्व प्रदान करते हैं। इसलिए ही आदिकाल से अब तक परिवार किसी न किसी रूप में बना हुआ है। धन्यवाद।